अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आबिद अंदलीब। नाजरीन, इलेक्शन कमीशन ने तमाम तर दबाव को मुस्तरद कर दिया है। बिल आखिर उन्होंने आज इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान कर दिया है। हमने पहले आपको बताया था कि इलेक्शन कमीशन के यहाँ आज एक अहम इजलास होने वाला है और ये इलेक्शन कमीशन की जो जराए वो इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान करेगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ऊपर अमन अमल की बात हो रही है। ये जो ब्लैकमेलिंग थी उसको मुस्तरद किया गया है और एक दफ़ा फिर इंसाफ का बोलबाला हुआ है। इलेक्शन कमीशन के इस शेड्यूल के बाद सूरत हाल किस तरफ जा रही है? क्या वाकई कोई बड़ा खौफनाक किस्म का तसादम चल रहा है हुकूमत और इलेक्शन कमीशन के दरमियान? और चेयरमैन इलेक्शन कमीशन ने एक अहम जो उनका एक मौक़िफ़ है वो भी आपके सामने रखते हैं। पहले तो इस इलेक्शन शेड्यूल की बात करते हैं। जो सबसे ज़्यादा नज़रें थी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद वो इलेक्शन कमीशन के ऊपर थी और मेरे ख्याल में ये इरफान कादर साहब के लिए बहुत बड़ी सुबकी है। वो रात तक टीवी के ऊपर आकर ये बात कहते थे, चूंकि वो इलेक्शन कमीशन के वकील थे सुप्रीम कोर्ट के अंदर, और जाहिर है जो वकील होता है वो अपने मौक्किल को बेहतर अंदाज में जानता होता है और उसी की ही नुमाइंदगी करता है। तो इलेक्शन कमीशन के जो वकील इरफान कादर साहब थे वो बड़ी बड़ी बोंगियां मार रहे थे कि इलेक्शन नहीं होंगे, कुछ भी हो जाए। लेकिन आज उनकी वकालत को एक तरफ रखा है इलेक्शन कमीशन ने और अपनी जान बचाने के लिए उन्होंने ये इलेक्शन कमीशन का जो शेड्यूल है इलेक्शन का पंजाब के अंदर वो जारी किया है। इस शेड्यूल के मुताबिक वो ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है जो इस तारीख को आया है उसके मुताबिक हम 14 मई को पोलिंग डे जो है वो है पंजाब के अंदर, हम इलेक्शन करवाने जा रहे हैं और इसके लिए वो उन्होंने पूरा एक शेड्यूल जारी कर दिया है। लास्ट डेट ऑफ फाइलिंग अपील्स अगेंस्ट डिसीजंस ऑफ रिटर्निंग ऑफिसर्स ये उन्होंने रखी है 10/4/2023 और इसकी 10/4/2023 को ही इलेक्शन कमीशन को मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने 21 अरब रुपए देने और 11 मई को जो 11 अप्रैल को वो ये जो रिपोर्ट होगी वो पेश करेंगे सुप्रीम कोर्ट के अंदर कि हमें ये पैसे मिल गए। फिर जो डिसाइडिंग अपील्स होगी वो भी 17/4 को होंगी। फिर पब्लिकेशन ऑफ रिवाइज लिस्ट ऑफ कैंडिडेट, जाहिर है कुछ कैंडिडेट जो होते हैं वो उसमें रिजेक्ट हो जाते हैं, उनकी लिस्ट जो है वो 18 अप्रैल को जारी की जाएगी। उसके बाद आपको पता है कुछ लोग जो है वो कागजात नामजदगी जो है वो वापस लेते हैं, उसकी होगी। फिर अलॉटमेंट ऑफ इलेक्शन सिंबल्स होगा, जो इलेक्शन इंतखाबी निशानात हैं उनकी अलॉटमेंट होगी 20 तारीख को और फिर फाइनली जो पोलिंग डे है इस स्कीम के मुताबिक वो 14/5/2023। वो ये कहता है कि ये जो इलेक्शन शेड्यूल है ये 14 तारीख को जो है वो इलेक्शंस करवा रहे हैं इसके मुताबिक पंजाब के अंदर, पंजाब की हद तक। और ये आज का जो शेड्यूल है ये आज की डेट में जो है वो इलेक्शन कमीशन की तरफ से सामने आया। अब इसमें 2-3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक चीज तो ये है कुछ लोगों का ये ख्याल था और उनकी पूरी कोशिश थी, इंक्लूडिंग जो वकील है इलेक्शन कमीशन के इरफान कादर साहब और कुछ ऐसे लोग, चूंकि एक चीज मैं आपको बताऊं कि इलेक्शन कमीशन के जो वकील हैं और अटॉर्नी जनरल ये बिल्कुल, और जो पीडीएम के वकील थे, जो सियासी जमातों के वकील थे, ये सब एक पेज के ऊपर थे। ये सब एक दूसरे के साथ सलाह मशवरा कर रहे थे। हालांकि इलेक्शन कमीशन के वकील का अपना मौक़िफ़ होना चाहिए, सियासी जमातों के वकला का अपना मौक़िफ़ होना चाहिए था और पीडीएम का अपना मौक़िफ़ होना चाहिए था और जो अटॉर्नी जनरल ने उनका अपना मौक़िफ़ होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं था। सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये 5, 6, 7 लोग जो थे वो ये एक दूसरे से मशवरा करते थे। बाज़ औक़ात अटॉर्नी जनरल को रोस्टम के ऊपर आकर जो इलेक्शन कमीशन के वकील इरफान कादर साहब थे वो आकर उनको मशवरे देते थे। उनके कान में कोई 7-8 मरतबा आए कि ये बात करें, ये बात करें, और ये इन सब का एक मौक़िफ़ था। और अब इनको बड़ी शिकस्त हुई है, इलेक्शन कमीशन ने इनका मौक़िफ़ मानने से इनकार किया है। ये इलेक्शन कमीशन को ये मशवरे दे रहे थे कि आपका मौक़िफ़ बहुत इंपॉर्टेंट होगा, आप ये मौक़िफ़ अपनाएं सुप्रीम कोर्ट के अंदर के हमारे वकला से जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने ये सवाल किया था कि ये आपने जो 4-3 का फैसला है या 3-2 का, आपने ये माइंड या ये चीज़ कहाँ से आपने अखज़ की है? क्योंकि जमाल खान साहब ये कहते थे कि ये 4-3 का फैसला है। तो इलेक्शन कमीशन के वकला और कुछ नून लीग के जो साफ़ी हमदर्द हैं वो ये कहते थे कि इलेक्शन कमीशन के वकील को अब इस सवाल से आगे नहीं बढ़ना चाहिए, उनको रुक जाना चाहिए। तो अब भी उनको ये मशवरा दिया जा रहा था कि आप दोबारा सुप्रीम कोर्ट से रिज्यू करें कि क्या आया ये फैसला 4-3 का है या ये 3-2 का फैसला है।
जो एक सवाल जमाल खान साहब की जानिब से किया गया था उसको क्लियर किया जाए। और कुछ लोग ये कहते थे कि इलेक्शन कमीशन माजूरी जाहिर करे, कुछ लोग ये भी उनको मशवरे दे रहे थे। लेकिन मैंने आपको बताया था कि इलेक्शन कमीशन अगर कोई भी इस स्टेज के ऊपर आकर हेंका फेंकी करेगा वो डायरेक्ट डिस्क्वालीफाई हो जाएगा और फिर नया इलेक्शन कमीशन लगेगा। और कुछ लोग ये भी कहते थे कि चेयरमैन इलेक्शन कमीशन इस्तीफा भी दे सकते हैं। लेकिन यहां पे इस हद तक तो अमल दरामद शुरू हो गया प्रैक्टिकली कि इलेक्शन कमीशन ने इजलास बुलाया, इलेक्शन कमीशन ने एक दफा फिर पंजाब के अंदर इलेक्शन जो शेड्यूल है उसको जारी कर दिया है। इसके साथ साथ इलेक्शन कमीशन ने यह फैसला भी किया है कि जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है उनको भी खतूत लिखे जाएंगे और उनको भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में खतूत लिखे जाएंगे कि आप हमें जो पैसे वो पैसे देने के आप हमें पाबंद हैं। अब जो इलेक्शन कमीशन ने अपनी तरफ से जो है एक तरह से अपनी तरफ से जो जिम्मेदारी थी वो डाल दी अब मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के ऊपर और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के ऊपर कि महकमा दिफा जो है वो उनको बंदे दे और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो है वो उनको पैसा दे। अब यूं टेक्निकली इलेक्शन कमीशन जो है वो तौहीन अदालत से बच गया ये फैसला करके, क्योंकि सिकंदर सुल्तान राजा ये कहते हैं कि भाई मैं इतना जलील हो गया हूं, मेरी तो बस है, अब इससे ज्यादा मैं जलील नहीं हो सकता। लेकिन इंटरेस्टिंग अब ये अगला फेज शुरू होता है कि क्या हुकूमत ये फैसला कर चुकी है कि हमने शहीद होना है, हमने सियासी शहादत को कबूल करना है। तो उन्होंने अब हंगामी इजलास जो है वो तलब किया पार्लियामेंट के अंदर, जिसमें अटॉर्नी जनरल को भी बुलाया, जितने भी हुकूमती लोग हैं उनकी लीगल टीम है, वो इसका कोई जवाब देने जा रहे हैं। वो ये तय कर चुके हैं कि ठीक है अगर पार्लियामेंट जाती है, इवन शहबाज शरीफ जाते हैं तो हमें सियासी शहीद होने का एक दफा फिर मौका मिल जाएगा और हम भी इमरान खान की तरह कोई बयानिया बना सकेंगे। उन बेवकूफ लोगों को ये चीज समझनी चाहिए कि इमरान खान के खिलाफ जो बयानिया बना था वो रजीम चेंज ऑपरेशन के बाद बना था। इमरान खान के हक में जो बयानिया बना, जो इमरान खान का बयानिया आज तक चल रहा है, वो बयानिया एंटी अमेरिका था और वो बयानिया रजीम चेंज के खिलाफ था। ये बयानिया क्या बनाएंगे? ये बयानिया बनाएंगे तौहीन अदालत का, और तौहीन अदालत बिल्कुल सामने नजर आता है कि ये दो नंबरी कर रहे हैं, ये आइन की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, तो इनका बयानिया नहीं चलेगा। नवाज शरीफ ने जो बयानिया बनाया था, मुझे क्यों निकाला? क्योंकि उनका केस था करप्शन का, उनका केस था मनी ट्रेल ना देने का, और इनका केस होगा आइन शिकनी का। तो इन दोनों बयानियों में और इमरान खान के बयानिए में जमीन आसमान का फर्क है। इमरान खान का बयानिया ये था कि उसको निकालने के लिए सारे ताकतवर, सारे चोर इकट्ठे हो गए, और इनका बयानिया क्या होगा? इन्होंने एक कहेगा कि मैंने आइन शिकनी की, और मैं वो जो वोट की इज्जत की बात करता था, जो कहता था इलेक्शन करवाओ, इलेक्शन के लिए सीरियस हो तो असम्बलियां तोड़ो, और फिर मैं इलेक्शन से भाग गया और मैंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ऊपर अमल दरामद नहीं किया। कि ये कहेगा, और दूसरा क्या कहेगा? दूसरा कहेगा कि भाई मुझे इसलिए निकाला कि मैं जाली डॉक्यूमेंट्स अदालत के अंदर देता था, मेरे पास रसीदें नहीं थी। तो एक तरह तो बाज़ाहिर ये लगता है कि इलेक्शन कमीशन ने अपने सर से जो जिम्मेदारी है वो उतार के फेंक दी है इनके ऊपर, हुकूमत के ऊपर। लेकिन इससे एक चीज वाज़ेह हो गई है कि कोई भी फिलहाल ज़िबा होने के मूड में नहीं है। कोई भी सुप्रीम कोर्ट की जो तलवार है 204 की तौहीन अदालत की, उसमें ना 3 साल की सजा लेने के मूड में है और ना ही कोई इतना बड़ा इनकलाबी है कि वो खड़ा हो सके इनके सामने। तो ये एक बहुत बड़ी खबर है तहरीक इंसाफ के लिए कि इलेक्शन कमीशन ने अपना काम कर दिया है, और यूं अब ये जो रुकावटें होंगी वो खुद ब खुद इससे दूर होती चली जाएंगी और इलेक्शन बिल्कुल ऑब्वियस है। इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।